पिछले क्लास में चल रहा था हमारा प्रिज्म, और प्रिज्म में हमने देखा था कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है और उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आपको याद रखने हैं। आपको अगर ध्यान होगा तो अगर ये हमारा प्रिज्म है तो प्रिज्म में अगर लाइट इस तरह से फॉल करती है इस मीडियम से इस मीडियम में, तो ये लाइट इमर्ज आउट हो जाती है। ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन होता था, और ये वाला जो एंगल बन रहा होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, इसे हम लोगों ने कहा था एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने लेट किया था R1, ये आई, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमने लेट किया था इसे R2, तो एक रिलेशन ये आया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड डेविएशन इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ये रिजल्ट्स थे हमारे पास। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था पिछले क्लास में। आज थोड़ी और बातें करेंगे इस पे। ये होता था टोटल डेविएशन। अब ये है कि डेविएशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। स्वाभाविक बात है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है कि डेविएशन ज़्यादा होगा। लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर से रेयर, डेविएशन इंक्रीजेज। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंक्रीज करोगे, डेविएशन भी इंक्रीज करेगा। दूसरी बात, एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाओगे तो डेविएशन भी बढ़ेगा। यहाँ पे मत देखना एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा ये वैल्यू घटेगा, डेविएशन वो तभी बढ़ेगा। यहाँ भी काम कर रहा है, हाँ ठीक है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो डेविएशन भी बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। इससे क्वेश्चन आता है जनरली, 2-3 टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, आप ही बताओ। ये बातें तो समझ में आ गई। आप एक बात बताइए सर, आपने प्रिज्म में स्पेक्ट्रम वाली सिचुएशन देखी होगी। स्पेक्ट्रम की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको पहले से पता है। पता नहीं स्पेक्ट्रम 7 कलम वाला। अब अगर जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें स्पेक्ट्रम वाली बात बताए। जैसे मान लो ये वाइट लाइट है, जब ये लाइट इस सरफेस पे फॉल करती है तो 2 लाइट बनती, मतलब सारे कलर्स में टूटते ही है, स्प्लिट हो जाता है। ये सुनो, अब इसमें क्या होता है कि सबसे जो कम बेंडिंग होता है ऊपर में रेड होता है, नीचे वायलेट होता है, आपने देखा होगा। इसका ये मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट का हुआ है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट का हुआ है, तो ये ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बनाएगा, और सबसे कम रेड का हुआ है। अब यहाँ से आप एनालॉजी लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि सर लेमडा का रेड का लेमडा मैक्सिमम होता है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, और डेविएशन कितना हुआ है इसका मिनिमम। लेमडा मिनिमम होता है वायलेट का, और डेविएशन हुआ है मैक्सिमम। तो आप यहाँ से खुद एनालॉजी लगा सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ अधिक होगा डेविएशन उसका कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा डेविएशन उसका ज़्यादा होगा। या आप ये बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यस और नो? कैसे? देखो, μ2 बाय μ1 इक्वल टू λ1 बाय λ2 था, याद है? μ2 बाय μ1 इक्वल टू λ1 बाय λ2 था। देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम, या जिसका वेवलेंथ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब बेंडिंग ज़्यादा। तो जिसका वेवलेंथ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा बेंडिंग ज़्यादा, तो वेवलेंथ कम बेंडिंग ज़्यादा हुआ ना। आप ऐसे याद रखो, वैसे याद रखो, सिंपल सी बात है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट रे डेविएट करेगी? वायलेट, और सबसे कम रेड। रीजन क्या था? उसका वेवलेंथ। क्लियर है? ये भी आता है आपको मिनिमम डेविएशन में, आपको ये हेल्प करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन रखता है डेविएशन। क्या होता है, स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, डेविएशन घटेगा। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, डेविएशन घटा, घटते 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 एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया। जब मिनिमम वैल्यू पे डेविएशन पहुंच गया, उसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते हो, डेविएशन फिर बढ़ना शुरू करेगा। आई बात समझ में? तो फर्स्ट क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से डेविएशन घटता है। फर्स्टली पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से डेविएशन घट रहा होता है, तो घटते 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 एक मिनिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा,
और जब एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम हो जाएगा उसके बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाओगे तो डेविएशन भी बढ़ेगा। फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से डेविएशन पहले डिक्रीज करता है और बाद में इंक्रीज करेगा। ये बढ़िया लेवल का आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पहले डेविएशन क्या होगा, घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। क्लियर है? इसका ग्राफ भी आता है, आइए इसका ग्राफ यहीं पे ड्रॉ कर लें। इसी का ग्राफ यहां पे बना रहे हैं हम लोग। यहां पे डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ बना रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है हमारा डेविएशन। शुरू में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वैल्यू में इसका जो होगा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। कंप्लीट पैराबोला नहीं बनाना है क्योंकि कंप्लीट पैराबोला ये बनता नहीं है, समझ गए? ये पैराबोला कंप्लीट नहीं है, बताते कैसे। अब ये एक वैल्यू है जिस वैल्यू पे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन आपको क्या मिलेगा, मिनिमम होगा जो भी, ठीक है। शुरू में क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से डेविएशन घटा 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 घटा, मिनिमम वैल्यू अप्रोच किया और मिनिमम वैल्यू के बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो डेविएशन भी बढ़ रहा है। इस रीजन में इनवर्सली, इस रीजन में प्रोपोर्शनली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो नहीं कह सकते, प्रोपोर्शनली हो रहा है। क्लियर है? आई बात समझ में? ये हुआ। और पता है इस रीजन में आपको मिनिमम डेविएशन भी मिल जाएगा, इस वैल्यू पे मिनिमम डेविएशन मिल जाएगा आपको। अगला कैलकुलेशन होगा हमारा मिनिमम डेविएशन का। ये ग्राफ बना लीजिए इसके नीचे। देखो एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने से डेविएशन भी आपका बढ़ेगा। इसके लिए आपके पास एक रिलेशन भी था, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। बताओ, यहाँ पे डेविएशन बराबर आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बढ़ाओगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या आ रहा है, घटता हुआ। बोले थे ना, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला है एंगल ऑफ प्रिज्म वाला वो यहाँ पे आएगा। अभी लास्ट में हम लोग एक जनरल फॉर्मूला करने वाले हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन्वॉल्व होगा और वहाँ पे ये चीज़ सेट करिएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा उसको कंट्राडिक्ट करता है, इसलिए बोले थे कि इस फॉर्मूले पे ध्यान में मत दीजिएगा, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्मूला करेंगे, वहाँ से ये चीज़ें पूरा क्लियर हो जाएगा। छाप लिया? अगला हेडिंग होगा हमारा मिनिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। देखो जरा हो क्या रहा है। देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली कि मिनिमम डेविएशन हमको मिल कहाँ रहा था, मिनिमम डेविएशन वहाँ मिल रहा था जहाँ पे आई ई के बराबर हो रहा था, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो रहा था। उस सिचुएशन पे आपको मिनिमम डेविएशन मिला। अगर आई ई के बराबर हो जाए तो बताइए R1 R2 क्या बराबर होगा? नहीं, याद है आपको प्रिज्म में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देखो ना, और ये हो जाता था R1 और ये वाला जो होगा नॉर्मल, ये एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये R2 अगर आई ई के बराबर होगा, ऑब्वियस है कि R1 R2 के बराबर होगा। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल।
अगर R1 R2 के बराबर हो जाए तो आप बताइए A बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 होता था। तो बताइए इसको अगर हम मान लें R, तो A इक्वल टू 2R होगा, मतलब R इक्वल टू A/2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा था, आपको अगर याद होगा तो डेविएशन का हमारे पास एक जनरल रिजल्ट था, डेविएशन इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। अब I और E को सेम कर दो, तो मान लो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस I माइनस ए की जगह पे क्या रखोगे, 2R रखोगे, ये भी लिख सकते हो, ए की जगह पे 2R रखो, नहीं, या ट्वाइस I माइनस आर ऐसे भी लिख सकते हो, या इसका जनरल रिजल्ट आता है स्नेल्स लॉ। चलिए एक रिजल्ट ये हुआ, दूसरा आ जाओ। अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाए, देखो बाबू, साइन I बाय साइन R यूज करें, ठीक है, इस सरफेस पे लगाए, यहीं पे लगा देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं, तो क्या होगा, μ2 बाय μ1, μ2 मतलब म्यू ग्लास है ना, बाय म्यू एयर 1, साइन I और R को तो R ही रहने देते हैं, हाँ इस सरफेस पे लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साइन I, हाँ, तो म्यू टाइम्स म्यू का वैल्यू 1, तो बताइए साइन I बराबर म्यू जी इंटू साइन R हुआ, ठीक है, ठीक। I बराबर, इसको ए ही रहने देते हैं, रुको, एक रिजल्ट यहाँ से लिखेंगे। अगर हम I को लिखना चाहें यहाँ से क्या करेंगे, डेविएशन प्लस A/2 होगा, बोलो जरा। और ये डेविएशन क्या है, अगर ये वाला डेविएशन होगा तो मिनिमम होगा ना, हम लोग कह सकते हैं I इक्वल टू मिनिमम डेविएशन, तभी तो ये हुआ है, 2I तभी ना हुआ है, बोलो डेविएशन मिनिमम प्लस A/2 लिख सकते हैं, I बराबर मिनिमम डेविएशन A/2 लिख सकते हैं। चल यहाँ पे इसका म्यू मान लेते हैं, म्यू है तो साइन I के प्लेस पे क्या लिखोगे, मिनिमम डेविएशन, समझना बात को, मिनिमम डेविएशन प्लस A/2, और इसे हम लोगों ने मान लिया म्यू इंटू साइन R को A/2 लिख दें, R को A/2 लिख दें, बोलो हो गया है फाइनल। तो देयरफॉर एक फाइनल रिजल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अब आता है कि म्यू इक्वल टू म्यू इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 बाय साइन A/2। एक बार अच्छे से देखो, तो एक बार अच्छे से देखिए इसे, जिस टर्म को दोबारा समझाना हो बोलो, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ऐसा ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाता है तो सबसे कम डेविएशन ऑब्जर्व किया गया। तो हमने क्या किया, I को E के बराबर कर दिया, और जब I E के बराबर होगा तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। आप सेंस लगा के भी देख सकते हो, R1 R2 के बराबर हुआ, इसे लेट कर लिया हमने R, तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता था, R1 प्लस R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R के बराबर, तो R इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2 होगा। ये जनरल इक्वेशन था हमारा ये डेविएशन का। तो I प्लस ई बराबर ई, ई को भी I लिख सकते हैं, ई को भी I लिख सकते हैं, तो I 2I माइनस ए, यहाँ से I निकाल रहे हैं, 2I बराबर डेविएशन प्लस A बराबर I 2I बाय 2, I इक्वल टू डेविएशन प्लस A बाय 2। और ये जो डेविएशन प्राप्त हो रहा है अभी यहाँ पे, ये हमारे पास मिनिमम डेविएशन है। चलिए
अब हम लोग स्लेंस लगाते हैं, चाहे इस सरफेस पे लगाओ, इस सरफेस पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सरफेस पे आप लगा सकते हैं। इसके लिए अगर आ रहे थे आई और R1 का वैल्यू तो R है ना, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू बाय म्यू वन। ये एयर है और ये ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिए हैं म्यू है और एयर का 1 होता है एब्सोल्यूट, तो साइन आई बराबर म्यू जी, क्योंकि साइन आई इंटू म्यू ए, तो म्यू ए का वैल्यू 1 है, तो साइन आई बराबर म्यू जी इंटू साइन आर। आई के जगह पे ये वैल्यू रख दे सकते हैं ना, आई के जगह पे हमने ये वैल्यू रखा है और यहाँ पे म्यू जी को म्यू मान लिया और साइन आर के जगह पे ए बाय टू, आर के जगह पे ए बाय टू पुट कर देते हैं। यहाँ से म्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो, अदरवाइज आपको ये पता ही है मिनिमम डेविएशन कहाँ होता है, बस ये याद रखना है। इसके बाद तो आपको पता है कि क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है और इसमें से लगाने आपको आता ही है। क्लियर है? चलो, ये तो हो गई मिनिमम डेविएशन की। अभी हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम डेविएशन, और एक बात कर लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं, नो डेविएशन। ठीक है, वैसे जनरली आता नहीं है, फिर भी बात कर लेते हैं। इससे पहले एक सवाल, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। सवाल लिखिए। बेटा इसे एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ minimum deviation, calculate the angle of minimum deviation for an equilateral prism, for an equilateral prism of refractive index रूट 3, of refractive index रूट 3। इसके लिए मिनिमम डेविएशन बताइए कितना होगा। देखो जरा, क्या फॉर्मूला था हमारे पास म्यू का, म्यू इक्वल टू, याद है आपको, म्यू इक्वल टू, देखो बोर्ड पे देखो, मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाय टू बाय साइन ए बाय टू। बताइए, इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब वो क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। ठीक है, बोर्ड पे देखो निशा। अब म्यू का वैल्यू कितना है, रूट 3 रख दो, इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब 60 डिग्री हुआ ना, आंसर 60। हाँ, अब देखो साइन डेविएशन मिनिमम का तो पता नहीं, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री बाय 2 30, साइन 30 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन डेविएशन मिनिमम प्लस 60 बाय 2 और ये हुआ साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब 0.5। इसको इधर से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका रूट 3 बाय 2, जब मल्टीप्लाइड करोगे 1/2 होता है, इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस 60 बाय 2। अब देखो, एक काम करें, साइन कितने का वैल्यू रूट 3/2 होता है, 60 डिग्री का। इसका मतलब ये पूरा टर्म, देखो ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर रूट 3/2 है, इसका मतलब पक्का है कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। चलो 60 कर दिए, ठीक है। तो बताइए यहां से क्या रिजल्ट आया, डेविएशन मिनिमम इक्वल टू 62 जाए 120, 60 दूना 120, देखो मैंने 60 दूना 120 और ये 60 जाके माइनस हुआ, तो कुल मिला के कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है। इसी सवाल में आपको ये चेक करना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ क्या हो रहा है। आप एक काम करिए, आप आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म ले लीजिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री भी हो सकता है। हाँ हाँ, आपके पास, अब ये होमवर्क दे रहे हैं आपको, करिएगा। आपके पास ऐसा प्रिज्म है, ये 90 और ये 45। इस केस में क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 से ज़्यादा आया,
सेम डाटा रखिएगा, डेविएशन बताइएगा इसमें मिनिमम डेविएशन हुआ या चलो डेविएशन, अरे भाई इसमें मिनिमम डेविएशन हो या डेविएशन हो, डेविएशन ही हुआ है ना, इस केस में डेविएशन इतना ही होगा। √3/√2 का वैल्यू √3/√2 आएगा। √3/√2 का वैल्यू लगभग 60 से कम आएगा। ऐसे कुछ रैंडम ले लीजिएगा ताकि ये बात तुम्हें समझ में आए कि प्रिज्म के एंगल ऑफ प्रिज्म के बढ़ने से डेविएशन बढ़ता है कि घटता है। आप या ऐसा ही कोई जैसे 30 ले लीजिएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर आपको जो ज़्यादा असुविधा हो रहा है 30 ले लीजिएगा, कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 लेके चेक कर लीजिएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म लेके 45 या कोई भी लेके चेक कर लीजिएगा। बस ये पता कर लीजिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने से डेविएशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, चेक कर लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है? गुड, साफ करें इसे। अब आपके पास दो सिचुएशन है, नोट कर लिया इसे आपने। हमारे पास है कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर डेविएशन मैक्सिमम। बताओ मैक्सिमम डेविएशन का क्या मतलब हो सकता है, जरा देखो तो क्या होता है मैक्सिमम डेविएशन, मतलब जितना ज़्यादा डेविएशन हो सके। पहले देखो, आप ये बताइए आपने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट करा दी, ध्यान दो, और लाइट गई और जिधर गई वो मतलब जिधर गई उधरे चली गई, कितना TIR तो हो जाएगा आपको, नो इमरजेंस। सुनो, इतना डेविएशन हुआ, बात को समझो कि मैक्सिमम डेविएशन का क्या मतलब होता है। अभी डेविएशन इतना है, अभी डेविएशन इतना है, सुनो ना, डेविएशन किससे मेजर कर रहे हैं हम लोग? अच्छा एक बात बताओ, कितने भोले भाले हो तुम लोग। देखो ये बताओ, ये वाइट लाइट है, ये वायलेट और ये रेड, किसका डेविएशन सबसे ज़्यादा हुआ है? वायलेट का हुआ डेविएशन सबसे ज़्यादा और रेड का सबसे कम। ठीक, TIR के बाद हो जाएगा क्रिटिकल। देखो ये लाइट गई, यहाँ पे ये नॉर्मल है, समझो, जैसे मान लो इतना डेविएशन हुआ, उल्टा चल रहे थे, इधर जाना था, हाँ तो अरे यही डेविएशन डिसाइड करता है ना बाबू। एंगल ऑफ डेविएशन कौन किसके बीच का एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये एंगल बोलो। अब ये एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये देखो, अब ये एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे चेंजिंग, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब इमरजेंट रे इसी सरफेस पे चली जाएगी तभी बताओ एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या इससे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ सकता है? अब बताइए ये एंगल कितना होगा, सॉरी ये एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ इमरजेंसी, डेविएशन मैक्सिमम हुआ। फिर से समझो, देखो हम मैक्सिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं। मीनू देखो, नूनू नहीं तो लेट से छोड़ेंगे। अब देखो बस यही समझना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब मैक्सिमम डेविएशन ज़्यादा इतना डेविएट कर सकती है लाइट रे, बोलो। इमरजेंट रे ये हो सकती है, ये हुआ मैक्सिमम डेविएशन का वैल्यू, ये जो है ये है आपका मैक्सिमम डेविएशन, है ना। बताइए मैक्सिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो रहा है नूनू? यही तो बस सीखना है, हो गया। ठीक है, आपको 4 डेविएशन मैक्सिमम के लिए एंगल ऑफ इमरजेंस कितना रखना है? 90 डिग्री। बात खत्म।
इस केस में आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा डेविएशन। इस केस में आप डेविएशन जो निकालोगे ना, कैसे, डेविएशन इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए करोगे ना, जब ये ई 90 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। पहली बात आई बात समझ में, कोई कैलकुलेशन नहीं करने, झूठ मूठ का फॉर्मूला बना के क्या फायदा, सिचुएशन समझ गए ना, बस पुट पाट करना है, ये हुआ। दूसरी बात एक और समझ लो नूनू, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, इमरजेंस होबे नहीं करेगा, इसके बाद अब क्या होगा, इमरजेंस लाइट इमर्ज करेगी नहीं, TIR होगा। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। अब बताइए, जब आप अगले पेज में बताएं, छाप लिया इसको। नो इमरजेंस का मतलब ये मत समझिएगा एंगल ऑफ इमरजेंस जीरो, एंगल ऑफ इमरजेंस जीरो का नहीं समझना है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 होगा। देखो कैसे, देखो मान लो हमने क्या किया, ये ग्लास प्रिज्म लिया जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए था। नो इमरजेंस का मतलब लाइट इमर्ज हुई ही नहीं, गई लेकिन इमर्ज नहीं करी। जैसे ये लाइट मान लो जब ऐसे फॉल करती है नॉर्मली, नॉर्मल के अलॉन्ग, सॉरी जब लाइट कुछ ऐसे फॉल करती है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, इसके बाद ये देखो जाना चाहेगा लेकिन क्या करेगा, ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा कुछ ऐसे होता नहीं है। अगर मान लो लाइट इंसिडेंट रे कितना हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री पे, उस केस में क्या होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसा कुछ होगा। चलो कोई बात नहीं। इस केस में क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं, मतलब ये क्या बोलते हैं, इमर्ज नहीं होती है। ये कहाँ पे हो जाएगा, TIR हो जाएगा इसका, मतलब लाइट इमर्ज करी ही नहीं। ये तभी ना पॉसिबल है जब लाइट बाहर नहीं निकलेगी, ये तभी ना पॉसिबल है जब TIR होगा, तभी तो इमर्ज आउट नहीं होगी। नो इमरजेंस का मतलब क्या हुआ, TIR अकर करेगा ये, और क्या ऐसा कुछ होगा। और ये तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब ये सरफेस पे फॉल, लगभग सरफेस पे अप्रोच करेगी तब। इस केस में क्या होगा कि TIR अकर्स, मतलब नो इमरजेंस, ये लाइट इमर्ज ही नहीं करी, और ये हो गया आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बात और ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, रिलेशन एक बड़ा सा, अब इसका अपना एक क्रिटिकल एंगल होगा, इसका एक क्रिटिकल एंगल होता है, इस प्रिज्म का होगा ना, क्रिटिकल एंगल होगा ना। ये तब होता है जब इसका एंगल ऑफ प्रिज्म, एक तो ये कंडीशन हुआ कि नो इमरजेंस में आई बराबर 90 डिग्री के साथ साथ एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आप आई बराबर, देखो आप क्या करना, आई बराबर 0 पुट कर देना, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, आप इसे एज ए शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं या सिचुएशन भी याद रख सकते हैं, समझ गए। आई बराबर जब 90 होगा ना तो ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा क्रिटिकल एंगल के साथ। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेसेस, लेंस वाला सरफेस में। ठीक है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला करेंगे हम लोग कल। चलिए धन्यवाद।